नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो आपके साथ देश में कोरोना केसेस काफी बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर पुष्कर धामी कैबिनेट की मीटिंग आज है। सुबह 11 बजे सचिवालय में मीटिंग होगी। कई अहम प्रस्तावों पर इसमें मुहर लग सकती है। तो आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कहा यह जा रहा है कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर आज मुहर लग सकती है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के लिए अहम दिन है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद गणेश कोतियाल संभालेंगे। सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है और उसके साथ ही हरीश रावत प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस ने भनियावाला, डोईवाला, दून में स्वागत की तैयारी कर ली है। दोपहर 1:30 बजे शहीद स्थल जाएंगे और फिर 3 बजे प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालेंगे। आज ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी पद संभालने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, पहले तो ये बताइए कि आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, काफी अहम बैठक मानी जा रही है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस कैबिनेट में उठने वाले हैं और जिस पर मुहर लगना संभव बताया जा रहा है? बिल्कुल नीलू, खास तौर पे कोविड की थर्ड वेव की यहाँ पर तैयारियां हैं और खासतौर मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि कोविड की थर्ड वेव को लेकर पूरी तरह तैयार है, लेकिन उसको लेकर कुछ प्रस्ताव यहाँ पर आ सकते हैं, खासतौर हेल्थ डिपार्टमेंट के, इसके अलावा ऊर्जा विभाग, इसके अलावा शहरी विकास, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के प्रस्ताव यहाँ पर हैं जिन पर आज मोहर लग सकती है। उसका कैबिनेट ब्रीफिंग का भी प्रोग्राम है। तो 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है आज सचिवालय में और उम्मीद है कि कुछ नए ऐसे प्रस्ताव जरूर रहेंगे जिसका सीधे जनता से जिसका मसला जुड़ा हुआ हो। नीलू, बिल्कुल। और अब दूसरी खबर, एक बड़ी खबर ये भी कि आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए। अब इसको लेकर किस तरह की तैयारी? बिल्कुल, आज का दिन कांग्रेस के लिए बेहद खास है क्योंकि आज उनके नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज अपना चार्ज लेंगे। यहाँ पर दिल्ली से 10 बजे उनका एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। इस दौरान उनके साथ हरीश रावत को प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, इसके अलावा 2 सह प्रभारी हैं दीपिका सिंह और राजेश धर्माणी, वो भी मौजूद रहेंगे। सभी जो कार्यकर्ता हैं सभी 13 डिस्ट्रिक्ट से वो यहाँ देहरादून पहुंचे हुए हैं। सभी विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जिला अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं, ब्लॉक लेवल के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चारों कार्यकारी अध्यक्ष जो गणेश गोदियाल के साथ टीम में काम करेंगे उनको भी आज चार्ज लेना है, वो भी यहां पर पहुंचे। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ये पूरा कांग्रेस का एयरपोर्ट से लेकर और कांग्रेस ऑफिस तक। इस बीच गणेश गोदियाल शहीद स्मारक पर भी जाएंगे, जो उत्तराखंड के जो शहीद थे जिन्होंने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, वहां पर भी उनको जाकर श्रद्धांजलि देंगे और 3 बजे वो कांग्रेस ऑफिस पहुंचेंगे। और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक माना जा रहा है कि कांग्रेस ऑफिस में एक बड़ा कार्यक्रम होगा जहां पर सभी नेता अपनी बात रखेंगे। और सबसे खास बात यह कि इस कार्यक्रम में यह कहा जा रहा है कि सभी नेता एक मंच पर नजर आएंगे और कांग्रेस यहां से चुनावी शंखनाद करेगी 2022 का। नीलू, ठीक है दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी इस पर आपसे अपडेट ले लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस की ही बात करते हैं तो कांग्रेस के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है। पूर्व सांसद राजेंद्र कुमार बाड़ी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल की मौजूदगी में बाड़ी कांग्रेस में शामिल हुए। राजेंद्र बाड़ी हरिद्वार सीट से 2004 से लेकर 2009 तक सांसद रहे और अब कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस प्रभारी का कहना है कि जल्द ही कई अन्य लोग भी कांग्रेस का दामन थामेंगे। और देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। राज्य में कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बार कई तरह की छूट दी गई है। राज्य में सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों पर लगी रोक को हटा लिया गया है। हालांकि इसके लिए संबंधित अधिकारी से परमिशन लेनी होगी। वहीं ऑफिस में 50% कर्मचारी बुलाने की रोक भी अब हटा दी गई है। अब राज्य में सैलून और स्पा भी खुल सकेंगे। साथ ही 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी खुलेंगे। FRI जैसे ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है। यानी राज्य में अब कोविड कर्फ्यू में काफी ढील दी गई है। और रविवार को लोहाघाट के भारतोली के पास लोहाघाट विधायक पूरन फर्तेबाल का NH विभाग से हुआ विवाद जो पहाड़ के 2 जिलों चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए भारी पड़ गया। NH के AE और निजी कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर ने पुलिस को तहरीर में लोहाघाट विधायक पूरन फर्तेबाल पर मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद NH विभाग
ऑल वेदर निर्माण में लगी 4 निजी कंपनियों ने कार्य बहिष्कार पर चली गई है। एनएच के अधिकारी, निजी कंपनी के कर्मचारियों ने डीएम से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। इधर लोहाघाट विधायक पूरन फर्तवाल खुद का बचाव करते हुए नजर आए। मारपीट के आरोप को उन्होंने अपने खिलाफ साजिश करार दिया। ठेकेदार पर कार्रवाई की अब उन्होंने मांग की है। इंजीनियर हैं और जो ऑफिस के लोग हैं सब आक्रोशित हो गए हैं और ये लोग काम करने को तैयार नहीं है। इनको असुरक्षा हो रही है। कहते हैं कि हम तो कहीं सुरक्षित नहीं, जो हमारे प्रतिनिधि ही हमें जिनसे हमें सुरक्षा की उम्मीद है और उनके लिए हमें खतरा हो रहा है, तो आगे हम कैसे काम कर पाएंगे। वहाँ के लोगों का सीधे सीधे आरोप था कि इनने ब्लास्टिंग के कारण जो है वो गांव में आज तबाही मची है। वो सरकार का नहीं, ठेकेदार से इसकी भरपाई होनी चाहिए, ये मैंने कहा था। इसी को बचाने के लिए, इसी को डाइवर्ट करने के लिए जो आज अखबार वालों ने एक तरफा बयान मेरे ऊपर मारपीट का आरोप लगाया। दिसंबर तक राज्य के सभी लोगों का वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान सीएम ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया और कई बड़े ऐलान भी किए। वहीं धन सिंह रावत ने बताया कि मंगलवार को राज्य को 30 एम्बुलेंस की सौगात मिलेगी, जो कि हंस फाउंडेशन की तरफ से दी जाएगी। सीएम पुष्कर धामी ने इसे हरी झंडी दिखाएंगे। बीते रविवार को देहरादून और रुद्रपुर में पुलिस जवानों ने 4600 ग्रेड पे को लेकर पुलिस परिजनों ने प्रदर्शन किया। साथ ही परिजनों ने सरकार को चेतावनी दी कि पुलिस जवानों को ग्रेड पे मामले में जल्द काम नहीं किया गया तो आंदोलन तेज होगा। वहीं पुलिस ग्रेड पे मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार मामले को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट में इसे लेकर उप समिति बनाई गई, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। इसके बाद बीच का जो भी रास्ता होगा उसको निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस जवान हमारे भाई हैं और हम उनकी मांगों को लेकर गंभीर हैं।
जो हमारी पहली कैबिनेट हुई थी 2 घंटे के अंदर, उस कैबिनेट में हमने उसकी मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई है और उप समिति जो है उस पर काम कर रही है। बहुत जल्दी जो है वो रिपोर्ट देगी। हम लोग उस पर रास्ता निकालने के लिए स्वयं आगे आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस के जवान भी हमारे भाई हैं, उनको भी हमारी भावना को समझना चाहिए। और चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर बड़ी खबर है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र जैन का बयान इस पर आया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड बनाकर उत्तराखंड सरकार ने गलती की है। हम इस गलती को तब के सीएम ने स्वीकार भी किया था और इसे ठीक करने का वादा भी किया था। सुरेंद्र जैन ने कहा कि उत्तराखंड सरकार जल्द देवस्थानम बोर्ड को खत्म करे और आंदोलन के लिए मजबूर न करे। उन्होंने कहा कि इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से वीएचपी का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा और देश में गृह मंत्री से इसे लेकर मुलाकात की जाएगी और गृह मंत्री अमित शाह से इस पर कानून बनाने की मांग की जाएगी ताकि कोई भी राज्य सरकार किसी भी मंदिर का अधिग्रहण न कर पाए। और राज्य भर के निकायों में सफाई कर्मचारी आंदोलन पर हैं और उनका आंदोलन उग्र लेता जा रहा है। कोटद्वार में सोमवार को सफाई कर्मचारियों ने मंत्री हरक सिंह रावत का घेराव किया। मंत्री के आवास पहुंचकर घेराव किया। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि मंत्री ने इस पूरे मामले को नगर निकायों पर डाल दिया है। तो लगातार कोटद्वार को या हर नगर पालिका को, हर नगर निगम को प्रदेश सरकार दिल खोलकर मदद कर रही है, लेकिन ये सफाई की व्यवस्था, उन कर्मचारियों की समस्याओं में ये नगर निकायों का जिम्मेदारी है। और सफाई कर्मचारी पिछले 1 हफ्ते से हड़ताल पर हैं। करीब करीब राज्य के सभी हिस्सों में यह हड़ताल चल रही है, जिससे सड़कों पर हर तरफ कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। चाहे नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़ या फिर उत्तरकाशी, सभी जगह गंदगी बढ़ती चली जा रही है। कर्मचारी अपनी सैलरी, परमानेंट रिक्रूटमेंट और ठेका प्रथा खत्म करने को लेकर हड़ताल पर हैं। हल्द्वानी की बात करें तो यहां पर रोजाना तकरीबन 100 टन कूड़ा निकलता है, जिसे सफाई कर्मचारी ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचाते हैं। लेकिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से यहाँ कूड़ा या तो सड़कों पर फैला पड़ा है या तो लोग कूड़े को घर में ही रखने को मजबूर हैं। हालांकि इस बीच ये मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा और आज इस पर सुनवाई होगी। पौड़ी में करगिल शहीदों के आयोजित कार्यक्रम में डीएम और नगरपालिका अध्यक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। दरअसल मामला सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण चरमराई शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर था, जिस पर डीएम की टिप्पणी और तरीके से नगरपालिका अध्यक्ष नाराज हो गए और फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। मौके पर मौजूद पौड़ी विधायक के बीच तरफ मामले पर बोलने से बचते डीएम अब वार्ता की बात कह रहे हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। पार्किंग नैनीताल की एक बड़ी समस्या रही है। सरकार से लेकर नेता तक हर कोई मल्टी स्टोरी पार्किंग का सपना भी दिखाते रहे, लेकिन अब नारायण नगर में पार्किंग का सपना खत्म हो गया है। हालांकि अब जिला प्रशासन ग्रीन पार्किंग के साथ नए विकल्पों का रास्ता बना रहा है। नैनीताल के इसी जाम ने नारायण नगर में मल्टी स्टोरी पार्किंग का सपना जरूर दिखाया था, लेकिन अब 4 साल बाद सपना चकनाचूर हो गया। वन आपत्ति के चलते मल्टी स्टोरी पार्किंग की इजाजत नहीं मिल सकी, तो पार्किंग का टेंशन होटल कारोबारियों के साथ सरकार को फिर से सता रहा है। नैनीताल में पार्किंग नहीं होने से पर्यटकों के वाहनों को वापस भेजा जा रहा है, तो पर्यटन कारोबार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। मल्टी स्टोरी पार्किंग की अनुमति नहीं मिलने के बाद अब जिला प्रशासन शहर के आसपास छोटे पार्किंग के स्पेस को तलाश रहा है। कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से या फिर अन्य कारणों की वजह से इसकी परमिशन हम लोग को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस स्थान हमारे पास उपलब्ध है उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइज करें। दरअसल नैनीताल में पार्किंग समस्या ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा भी है। हाई कोर्ट ने भी इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। पिछली कांग्रेस सरकार ने नैनीताल में पार्किंग के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की, तो वर्तमान सरकार से लेकर नैनीताल विधायक संजीव आर्या ने बहुमंजिला पार्किंग को ड्रीम प्रोजेक्ट बताया, लेकिन एक ईंट तक यहां पर नहीं लग सकी। अब चुनावी मुद्दा बनी नारायण नगर की पार्किंग का सपना ध्वस्त होने से कारोबारी नाराज हैं, तो नैनीताल विधायक 24 बीघा जमीन में पार्किंग बनाने की बात कर रहे हैं।
तो नैनीताल की मेन समस्या ही पार्किंग है। आप देखिए सीज़न जब होता है तो होटल वालों को कोई अगर समस्या है तो पार्किंग की समस्या है। अगर इसका हल नहीं निकलेगा तो टूरिस्ट को भी फ़र्क पड़ेगा और यहाँ के व्यवसायियों को भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। फॉरेस्ट का दोबारा केस बनाकर 24 बीघा का भेजा, तो आज हमारे पास 6 बीघा की जगह 24 बीघा ज़मीन है। तो स्वाभाविक रूप से जब 24 बीघा ज़मीन है तो हमने उसी के हिसाब से उसका लेआउट बनाकर हमने उसमें पार्किंग हम डेवलप करने का काम कर रहे हैं, जिसका काम हमने शुरू भी कर दिया है। बहरहाल नैनीताल में अगर बड़ी पार्किंग नहीं बनी तो पर्यटन प्रभावित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे में सरकार और प्रशासन का अगला कदम क्या होगा, देखने वाली बात होगी। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी।